गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा जल्दी से कनेक्ट हो जाओ सारे लोग। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी कहना चाहो, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलो जल्दी से कनेक्ट हो जाओ बेटा सभी लोग और शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आज है हमारा वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक। देखो वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक ना बड़ा छोटा है, मतलब छोटा एज एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा छोटा है। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। और तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं, तुम्हारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस भी ऐसे हैं कि बहुत बेसिक जो फैक्ट्स हैं वो उठा लिए गए हैं। ठीक है भाई, बेसिक फैक्ट्स उठा लिए गए हैं। हाँ, तो क्वेश्चंस भी ऐसे ही इजी है, तो वैसे क्वेश्चन मैं लेके भी आया हूं आपके PYQs। चलो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। और एक बार जरा एक सेकंड रुको तुम लोग जरा ना, एक ग्लिच आ रहा है, इसको ठीक कर दूं मैं जरा, एक सेकंड। चलो भाई लोग शुरू करते हैं आप। ठीक है बेटा, शुरू करें। बिल्कुल दिलीप, बिल्कुल ध्यान रहेंगे बेटा इस चीज की। कुणाल, करंट अफेयर्स बेटा क्विक ट्रिक्स एग्जाम्स चैनल है ना अपना दूसरे वाला, वहां पर होती है करंट अफेयर्स क्विक ट्रिक्स एग्जाम। ठीक है, और संडे को होती है। बिल्कुल, चलो बेटा शुरू करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक है अपना। और सेशन को शुरू करने से पहले सभी को बताना चाहूंगा कि फाउंडेशन बैच 499 में अवेलेबल है। जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं लिया है और जिनको जरूरत है वो बिल्कुल भी ना टालें, अभी सही टाइम है, बढ़िया टाइम है, बढ़िया प्राइस है और जबरदस्त तरीके से कोर्सेज आगे बढ़ रहे हैं, अपने सिलेबस अपना आगे बढ़ रहा है। तो आप लोग फटाफट से एनरोल होकर अपनी बेसिक से एडवांस तक की तैयारी कर लें। अगर थ्योरी हो रखी है तो बिल्कुल मत लेना, कोई जरूरत नहीं है टाइम और पैसा वेस्ट करने की। पर अगर थ्योरी नहीं हो रखी और डायरेक्टली एटीएम में आए हो तो बेटा फटाफट से ज्वाइन कर लो ताकि एटीएम को करने में भी आसानी हो। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन। अंडर वन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 89 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के प्रावधानों में से एक के तहत राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होगा। देखो ऑब्वियस ही बात है, हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है अपना वाइस प्रेसिडेंट का। तो तुम ऑब्वियस ही बात है तुम लगा दोगे यहां पे कि सर भारत के उपराष्ट्रपति। बिल्कुल ठीक है, पर उसके पीछे का लॉजिक समझना जरूरी है। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बैठा लो कि भैया आर्टिकल 79 है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट का मतलब होता है, संसद का मतलब होता है, पार्लियामेंट का मतलब होता है, संसद का मतलब होता है कि एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ठीक है, हमारे यहां पर जो हमारी संसद है, जो हमारी पार्लियामेंट है, या ये कहो कि जो हमारी सेंट्रल लेजिस्लेचर है, केंद्रीय विधायिका है, केंद्रीय विधायिका, सेंट्रल लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना। तो केंद्र में, सेंटर में कानून बनाने का काम करती है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के दो मेन हिस्से हैं लोकसभा और राज्यसभा। हालांकि
हालांकि आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट का मतलब सिर्फ लोकसभा राज्यसभा नहीं है, प्रेसिडेंट भी है। प्रेसिडेंट यानी अगर लोकसभा से और राज्यसभा से कोई बिल पास हुआ है और अगर वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचा तो प्रेसिडेंट की असेंट के बाद ही, प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद ही वो लॉ बनेगा। अब बात यह है कि सर लोकसभा का हेड तो हमें मालूम है स्पीकर होता है, लोकसभा का हेड होता है स्पीकर यानी अध्यक्ष, ठीक है। वहीं राज्यसभा का जो हेड होता है उसे बोलते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। चेयरमैन का मतलब है सभापति और एक्स ऑफिशियो का मतलब है पदेन। अभी ससुरा पदेन क्या है, ये एक्स ऑफिशियो क्या है, वो समझना जरूरी है। तो बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात। लोकसभा को पूरी तरह से लीड करते हैं स्पीकर साहब, अध्यक्ष साहब। वहीं राज्यसभा को लीड करते हैं, राज्यसभा को लीड करते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी सभापति साहब, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। अब स्पीकर साहब तो लोकसभा के जो 543 मेंबर्स हैं, 543 मेंबर्स हैं लोकसभा के, उन्हीं में से एक होते हैं। स्पीकर साहब तो 543 जो मेंबर्स हैं लोकसभा के उन्हीं में से एक होते हैं, तो इनको तो वहीं से चुना जाता है। पर राज्यसभा के जो सभापति हैं वो राज्यसभा के सदस्यों के बीच में से चुन के नहीं आते। राज्यसभा का जो सभापति है हमेशा वो इंसान होगा जो हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट होगा। इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट, इंडिया का उपराष्ट्रपति हमेशा राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, यानी कि बेसिकली चेयरमैन होगा। राज्यसभा के सभापति हमेशा कौन होते हैं, हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट। फिलहाल जगदीप धनखड़ साहब 2022 से 2022 से हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो जब से वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जब से वो उपराष्ट्रपति हैं, तब से ही वो राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं। पर क्योंकि, अब ध्यान से सुनो, आर्टिकल 89 में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते उनको यह पद मिला है। अगर वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते तो उन्हें ये सभापति वाला पद नहीं मिलता, उन्हें ये चेयरमैन वाला पद नहीं मिलता। क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक पोस्ट है, एक संवैधानिक पद है, इसीलिए उनको एक दूसरा संवैधानिक पद मिल रहा है। पहले संवैधानिक पद होने की वजह से दूसरे संवैधानिक पद का मिलना, पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आपके पास और उसके बाद दूसरी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मिल जाए तो उसमें एक्स ऑफिशियो लग जाता है। यानी पहली पोस्ट की वजह से अगर आपको दूसरी पोस्ट मिल गई तो दूसरी पोस्ट के आगे लग जाता है एक्स ऑफिशियो। और यह बात अपने दिमाग में बिठा लो कि जिन पदों में एक्स ऑफिशियो लगा है, इसका मतलब है कि उस इंसान के पास पहले से ही कोई पद है जिसकी वजह से ये दूसरा पद मिला है, इसलिए दूसरे पद में, दूसरे पोस्ट में एक्स ऑफिशियो है। तो याद रखना, जो भी हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, और ये आर्टिकल 19 में लिखा है। और भारत के उपराष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में, भारत के उपराष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 63 से 73 के बीच में एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि 52 से लेकर 62 तक तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, 52 से 62 तक तो हमारे प्रेसिडेंट हैं, और 62 खत्म होते ही 63 से 73 तक हमारे वाइस प्रेसिडेंट को एक्सप्लेन किया गया है। सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पे 4-5 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट मैं खुद बता दूंगा, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात? चलो अब ध्यान से देखो, ठीक है भाई, बिल्कुल। अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ अक्टूबर 2022 हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अक्टूबर 2020 है, सॉरी, अक्टूबर 2020 हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये तुम्हारा पीवाईक्यू है, ये तुम्हारा पीवाईक्यू है, मैं एज इट इज लेके आ गया, ठीक है। इसके बहाने हमारा पिछला वाला जो उपराष्ट्रपति रहे वो याद हो जाएंगे और अभी वाले याद हो जाएंगे। फिलहाल तुम सब जानते हो कि हमारे 14th वाइस प्रेसिडेंट, फिलहाल करंट में जो हमारे करंट वाइस प्रेसिडेंट हैं, 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है बच्चों? जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ जी हमारे
वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी 14th, ठीक है, जगदीप धनखड़। ठीक है भाई, अब बात यह कि जगदीप धनखड़ जो है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं और 14th वाइस प्रेसिडेंट है, और 2022 से लेकर 2027 तक ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट के पद पर बने हुए हैं। इनसे पहले जो 13th थे उनका नाम यहां पर है। बेसिकली 13th वाइस प्रेसिडेंट जो थे हमारे, 13th वाइस प्रेसिडेंट किसी को नाम मालूम है? बताओ भाई, जगदीप धनखड़ जी से पहले कौन थे? 13th वाइस प्रेसिडेंट कौन थे अपने, बताओ। 13th वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? नायडू जी, बिल्कुल, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू हमारे 13th, ठीक है, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू जी हमारे 13th वाइस प्रेसिडेंट थे, और ये 2017 से 2022 तक रहे, 2017 से 2022 तक। तो ऑब्वियस ही बात है 2022 में कौन थे, 2020 में कौन थे? एम वेंकैया नायडू। ये हमारे 13th वाइस प्रेसिडेंट थे। तो याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट की बहुत ज्यादा कोई स्पेशल पावर्स नहीं। याद रखना, जैसे प्रेसिडेंट की पावर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स हैं, तो वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट की अपनी कोई स्पेशल पावर्स नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट का पद सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि कभी वाइस प्रेसिडेंट, ध्यान से सुनो, वाइस प्रेसिडेंट का पद सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि मान लो कभी ऐसा कोई टाइम आ जाए कि हमारे प्रेसिडेंट जो हैं कभी रिजाइन कर दें, एकदम से हमारे प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति एकदम से रिजाइन कर दें, या मान लो उनकी डेथ हो जाए, या फिर उनका इंपीचमेंट यानी उनको रिमूव कर दिया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में तुरंत से वो पद खाली ना रहे, उसे भरा जा सके, उसके लिए वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है। समझ में आया सब लोगों को? याद रखना बेटा, प्रेसिडेंट की पोस्ट 1 मिनट के लिए खाली नहीं रह सकती, और यह सुनिश्चित किया जाता है कि अगर प्रेसिडेंट को मान लो उनकी डेथ हो जाए, या वो रिजाइन कर दे, या उन्हें इंपीच कर दिया जाए, उन्हें निकाल दिया जाए उनके पद से, तो ऐसी सिचुएशन में तुरंत वाइस प्रेसिडेंट जो है पदभार संभालते हैं प्रेसिडेंट का। और विदिन 6 मंथ्स, जब भी विदिन 6 मंथ्स इलेक्शन होंगे प्रेसिडेंट के, और जब तक नए प्रेसिडेंट ना आ जाएं, तब तक पदभार वाइस प्रेसिडेंट ही संभाले रहेंगे। अब तुम बोलोगे सर वो तो राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं, अगर वो प्रेसिडेंट बन के रहेंगे तो वो चेयरमैन नहीं रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। जब वो प्रेसिडेंट का पद संभाल रहे हैं तो वाइस प्रेसिडेंट का पद तो खाली हो गया, यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का पद भी खाली हो गया। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का पद संभालते हैं राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन। जैसे स्पीकर होते हैं लोकसभा में, उनके नीचे होते हैं डेप्यूटी स्पीकर। जैसे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, वैसे ही डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा में। तो जैसी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का पदभार संभालते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा का पदभार संभालते हैं। फिर ठीक है, क्लियर? बिल्कुल। अभी मैं आर्टिकल्स की बात करूंगा, आर्टिकल्स की मैं बात करूंगा, ठीक है, डोंट वरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? बताओ भाई, बताओ जल्दी से, बताओ सारे लोग जल्दी से बताओ। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल बताओ जल्दी सभी लोग। ये सबको मालूम होना चाहिए, लिमिटेड आर्टिकल्स है वैसे भी। बताओ बताओ भाई। ये देखो आर्टिकल 66, देखो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 66। छोटा टॉपिक है बिल्कुल बेटा, इसलिए सवाल भी कम आए हुए हैं तुम्हारे। तो आर्टिकल 66 जो है, आर्टिकल 66 जो है यहां पर आपका रिलेटेड है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, पहली बात तो यह समझ लो कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसका मेथड क्या है, ठीक है, किस मेथड से, किस प्रोसीजर से इनका इलेक्शन होता है। तो इलेक्शन का मेथड वही है जो राष्ट्रपति के इलेक्शन का मेथड है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। कौन सा है बच्चों? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल
वोट। इसी को हिंदी में लिखते हैं, देखो ध्यान से, इसी को हिंदी में लिखते हैं आनुपातिक, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत द्वारा, एकल संक्रमणीय मत द्वारा, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो इस मेथड से उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। उसके बाद मैं आप सबको बता दूं कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो ध्यान से सुनना, एक निर्वाचक मंडल होता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो राष्ट्रपति को चुनता है, सॉरी उपराष्ट्रपति को चुनता है। इलेक्टोरल कॉलेज, एक निर्वाचक मंडल होता है, यानी कुछ लोगों का समूह होता है जो उपराष्ट्रपति को चुनता है। इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल। अब इस निर्वाचक मंडल में होता कौन है? इस निर्वाचक मंडल में होता कौन है? इस निर्वाचक मंडल में बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, इसमें होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, ध्यान से देखो, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड यानी निर्वाचित एंड नॉमिनेटेड यानी मनोनीत मेंबर्स। सिर्फ यही लोग उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। देश की जनता डायरेक्टली नहीं चुनती, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब मुझे एक बात बताओ यार, लोकसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने हैं? भाई लोकसभा में टोटल 543 मेंबर्स हैं आज के टाइम में, लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, और ये सारे के सारे इलेक्टेड हैं। एक भी इनमें नॉमिनेटेड नहीं है, यानी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत नहीं है। सारे के सारे इलेक्टेड हैं, जिनमें से 530 तो आए हैं स्टेट से, 530 सीट जो हैं वो स्टेट से आई हुई हैं, और 13 जो हैं वो आए हैं यूटी से। तो ये तो स्टेट्स और यूटी से इलेक्ट होके आए हैं, चुन के आए हैं, निर्वाचित होके आए हैं। वहीं राज्यसभा की अगर बात करें बच्चों, तो राज्यसभा में टोटल जो सीट्स हैं वो तो हैं 245। अब 245 में से 233 ये तो राज्यों से और यूटी से इलेक्ट होके आए हैं, ये तो इलेक्टेड हैं, 233 तो इलेक्टेड हैं। और इनमें से फिर अब देखो 245 में से 233 अगर इलेक्टेड हैं, 245 में से 233 इलेक्टेड हैं, तो 12 क्या है? नॉमिनेटेड है, मनोनीत है। और नॉमिनेटेड किसके द्वारा? नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ने इनको नॉमिनेट किया है। और 5 क्षेत्रों से, 5 फील्ड से नॉमिनेट किया है। कौन से 5 फील्ड्स हैं? तो आप सब जानते हो, आर्ट यानी कला, साइंस यानी विज्ञान, सोशल वर्क यानी सामाजिक कार्य, ठीक है, आर्ट, साइंस, सोशल वर्क। उसके बाद लिटरेचर यानी साहित्य, और एक है स्पोर्ट्स यानी खेल। तो इन क्षेत्रों से नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति 12 लोगों को, और बाकी 233 इलेक्टेड है। तो मतलब एक बात बताओ, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड लोकसभा और राज्यसभा के, तो भाई लोकसभा के तो टोटल 543 है, लोकसभा के टोटल 543 है, इलेक्टेड नॉमिनेटेड मिला के, नॉमिनेटेड तो यहां पे है भी नहीं, इलेक्टेड ही है सारे। और राज्यसभा में 233 प्लस 12 यानी 245। तो 543 प्लस 245 कितने हुए भाई? 543 टोटल हो गए लोकसभा के, और राज्यसभा के भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मिला के टोटल हो गए 245। तो कितने लोग हो गए? 788 लोग, वो भी लोकसभा और राज्यसभा के हैं। तो ये मतलब क्या हुए? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपीज। 788 एमपीज इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। समझ में आया बच्चों? इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और मान लो अगर उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित कोई गड़बड़ी होती है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, बेटा,
कोई भी अगर गड़बड़ी बोल रहा हूं, देखो, कोई भी अगर गड़बड़ी होती है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो ऐसे डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा। एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित अगर कोई भी गड़बड़ी होती है, कोई भी विवाद होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस विवाद का निपटारा करेगा। सुप्रीम कोर्ट उस विवाद का निपटारा करेगा, उस विवाद का निपटारा करेगा। ठीक है बच्चों, ये हमें समझ में आ गया है, ये हमें सारी चीजें पता चल चुकी हैं। बाकी अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया 63 से 73 तक है वाइस प्रेसिडेंट, तो 63 में तो लिखा हुआ है कि देयर शेल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट, देयर शेल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, ये आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 64 में क्या है बताओ, आर्टिकल 64 में क्या है, यहां पर भी आर्टिकल 64 बताओ भाई सभी लोग। अभी जो हमने आर्टिकल 89 में पढ़ा वही तो है, सेम आर्टिकल 89 और 64 में सेम बात है कि भारत के उपराष्ट्रपति, यानी भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। ये कहां पे लिखा है, आर्टिकल 64 में। 89 में भी लिखा है, 64 में भी लिखा है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, पदेन सभापति होंगे। ठीक है, चलो हो गया। 65 में क्या लिखा है, आर्टिकल 65 में लिखा हुआ है कि जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, जब प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे, या प्रेसिडेंट जो है किसी वजह से अपने ड्यूटीज को ना निभाए, तो भैया राष्ट्रपति की ड्यूटी सिर्फ कौन निभाएंगे, उपराष्ट्रपति। यानी वाइस प्रेसिडेंट, ध्यान से देखो यहां पे लिखा है वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के फंक्शंस को डिस्चार्ज करेंगे, प्रेसिडेंट के फंक्शंस को, उनके कार्यों को निभाएंगे। आर्टिकल 65 में लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के फंक्शंस को निभाएंगे। कौन कौन सी सिचुएशंस में, मैंने अभी बताया तुम लोगों को, यहां लिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मालूम है कि जब प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे यानी कुर्सी खाली हो गई, जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए यानी कुर्सी खाली हो गई, और जब प्रेसिडेंट जो है निकाल दिए जाए, इंपीच कर दिए जाए, यानी प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली हो गई। तो जैसे ही कुर्सी खाली होगी किसी भी एक रीजन से, जो मैंने अभी आपको बताया, तो उसके बाद उपराष्ट्रपति जो है वो प्रेसिडेंट के फंक्शंस को निभाएंगे, उनके फंक्शंस को डिस्चार्ज करेंगे। आर्टिकल 66 में तुम्हें पता चली गया, इलेक्शन है। आर्टिकल 67 और 69 में क्या है, कोई बता सकता है? आर्टिकल 67 और 69 में बताओ क्या है। बिल्कुल देखो, आर्टिकल 67, ये 66 हो गया। आर्टिकल 67 में है टर्म ऑफ ऑफिस, 5 साल के होते हैं ये, है ना भाई। इनका पद कितने टाइम के लिए? 5 साल के लिए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 साल का होता है। तो जब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का है, तो भैया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का भी तो 5 साल का ही हुआ। ठीक है, तो आर्टिकल 67 में टर्म ऑफ ऑफिस यानी कितने साल के लिए इस पद पर है, तो टर्म ऑफ ऑफिस यानी 5 इयर्स। और 69 में लिखा हुआ है, 69 में लिखा हुआ है ओथ, अफर्मेशन। 69 में क्या लिखा हुआ है? ओथ, अफर्मेशन। यहीं पर लिख देता हूं, आर्टिकल 69 में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति किसके सामने यहां पर शपथ लेंगे, तो ओथ या अफर्मेशन, तो यहां पे शपथ है। ठीक है, आर्टिकल 69। 68 पढ़ने की जरूरत नहीं है, 62 तो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है ही नहीं, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है तो हटा दो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो आंसर हमारा हो गया आर्टिकल 66।
इलेक्शन से रिलेटेड वाइस प्रेसिडेंट के। हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हमने डिटेल में पढ़ लिया तो तुम बता दो, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है? जल्दी बताओ सभी लोग, जल्दी जल्दी, सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे बेटा। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है? शाबाश। तो अब तुम्हें पता है ना, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, है ना, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी लोकसभा के 543, क्योंकि संसद के दोनों सदनों के सदस्य, वो भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों। तो भाई लोकसभा में नॉमिनेटेड तो कोई है नहीं, लोकसभा में इलेक्टेड है सारे के सारे, तो 543, और राज्यसभा में जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड टोटल मिला के 245, तो यानी 788 लोग, 788 लोग वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, चलो। और तुम सब जानते हो कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो कौन सा है? आर्टिकल 66। ठीक है, आर्टिकल 66। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बताओ भाई, इनके ऑफिस का टर्म क्या है, इनका कार्यकाल कितना होता है? मैंने अभी बताया कि जैसे प्रेसिडेंट का पद 5 साल के लिए होता है, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का पद भी एक बारी में 5 साल के लिए होता है। ठीक है, तो 5 इयर्स। और टर्म ऑफ ऑफिस यानी जो कार्यकाल है, ये कौन से आर्टिकल में है? कार्यकाल आर्टिकल 77, आर्टिकल 67 में, आर्टिकल 67 में 5 इयर्स का टेन्योर बताया हुआ है उपराष्ट्रपति का। हालांकि ये कभी भी रिजाइन कर सकते हैं, कभी भी इनको निकाला जा सकता है। ठीक है, कभी भी इनको निकाला जा सकता है, कभी भी ये रिजाइन कर सकते हैं। तो मतलब 5 साल से पहले जब जाना चाहें जा सकते हैं, पर जनरली इनका जो टेन्योर है वो 5 साल का है। ठीक है, आर्टिकल 67 के अकॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट क्वालिफाई टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्य नहीं है? मतलब इनमें से कौन सी वो कंडीशन है जो किसी को भारत का उपराष्ट्रपति बनने से रोकती है? देखो, एक तो इसमें लिखा हुआ है दैट यू मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। भाई भारतीय नागरिक होना जरूरी है, तो सही बात है। बिना भारतीय नागरिक हुए आपको देश का उपराष्ट्रपति थोड़ी बना देंगे। समझ में आ रही है बात? कुछ लोग यहां पे कंफ्यूज हो रहे हैं, सी और डी में से जवाब दे रहे हैं, सी और डी, है ना? तुम्हें बताता हूं। देन यू मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज। भाई ये तो देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि प्रेसिडेंट की पोस्ट हो, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हो, या राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल की पोस्ट हो, इनकी एज लिमिट कम से कम, इनकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए बच्चों? 35 ईयर्स। कि उस इंसान को कम से कम 35 साल की उम्र तो पूरी कर लेनी चाहिए। तीसरा देखो यहां पे, होल्डर ऑफ लोकसभा मेंबरशिप। मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो एक तो होल्डर का मतलब है यहां पे कि उन्होंने होल्ड की हुई हो, ऐसा नहीं है। यहां पे होना चाहिए क्वालिफाइड। इसका क्वेश्चन देखो, रेलवे ने क्वेश्चन भी गलत बनाया हुआ है, होल्डर नहीं, होल्डर पे तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। यहां पे लिखना चाहिए रेलवे को क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ, होल्डर की जगह क्या होना चाहिए? मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। एक यहां पे होना चाहिए सेम, क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो ये 2 ऑप्शन इस तरह से होने चाहिए। अब अगर इस तरह से भी हम लिखें तो भाई देखो, मैंने तुम्हें बताया था प्रेसिडेंट के लिए जरूरी है कि वो लोकसभा के या राज्यसभा के या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के या लेजिस्लेटिव काउंसिल के कहीं के भी सदस्य नहीं होने चाहिए। कहीं के भी सदस्य नहीं होने चाहिए। बस क्या होने चाहिए कि वो क्वालिफाइड हो, योग्य हो कि वो लोकसभा के मेंबर बन सके। क्वालिफाइड हो, सिर्फ बनना नहीं है मेंबर, क्वालिफाइड है कि भाई आप लोकसभा के मेंबर बन सकते हो। ठीक है, यहां पर क्या है कि जो उपराष्ट्रपति होता है, अब प्रेसिडेंट के लिए तो लोकसभा है, उपराष्ट्रपति को
उपराष्ट्रपति को क्वालिफाइड होना चाहिए टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा। आप राज्यसभा के मेंबर मत बनो, पर राज्यसभा के मेंबर बनने जितनी क्वालिफिकेशन चाहिए। अब तुम बोलोगे सर क्या क्वालिफिकेशन है, तो मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए पहले तो आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। तो ये तो यहां पे भी लिखा हुआ है इन्होंने, कोई दिक्कत ही नहीं है, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। दूसरा, आपकी एज कम से कम एज एटलीस्ट 30 ईयर्स होनी चाहिए, एटलीस्ट 30 ईयर्स होनी चाहिए। अब जैसे मैं 30 साल का हो गया हूं, मैं 30 साल का हो गया हूं, मेरी 31 रनिंग है ना, तो आई एम एलिजिबल टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, मैं जो है यहां पे एलिजिबल हूं एज के हिसाब से और इस इंडियन सिटीजनशिप के हिसाब से कि मैं राज्यसभा का मेंबर बन सकूं। तीसरी क्वालिफिकेशन है, देखो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, एज एटलीस्ट 30 ईयर्स राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। उसके बाद ध्यान से देखो, रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए। आप देश में एक रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए, तो मैं रजिस्टर्ड वोटर भी हूं, मेरा वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप जो है प्रॉफिट वाली ऑफिस को होल्ड ना किया हूं, मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब मैंने तुम्हें बताया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, सरकारी नौकरी। आप किसी सरकारी पद पे नहीं होने चाहिए, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ना स्टेट गवर्नमेंट में, किसी सरकारी नौकरी में नहीं होने चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी में मतलब आप सरकार से सैलरी ले रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं, तो मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, तो सरकारी नौकरी भी नहीं है मेरे पास। ठीक है उसके बाद आप मेंटली फिट होने चाहिए। भाई मेंटली मैं हिला हुआ हूं, ऐसा लगता है तुमको? मेंटली हिला हुआ हूं। घर वालों को तो अपने बच्चे सारे मेंटली हिले हुए नजर आते हैं, मम्मी वगैरह तो बोल देती भाई तेरा दिमाग कहां है यार, क्या कर रहा है तू। ठीक है, तो मेंटली इल नहीं होने चाहिए, मेंटली इल नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। तो भाई अगर ये आप राज्यसभा में मेंबरशिप लेने के लायक हो तो मतलब आप वाइस प्रेसिडेंट बनने लायक हो। तो ये जो सी है आंसर, सी, ये प्रेसिडेंट के लिए है, ना कि उपराष्ट्रपति के लिए। ये राष्ट्रपति के लिए है, ना कि उपराष्ट्रपति के लिए। तो लोकसभा का मेंबर किसको होना चाहिए? लोकसभा का मेंबर बनने लायक कौन होना चाहिए? राष्ट्रपति। राज्यसभा का मेंबर बनने लायक कौन होना चाहिए? उपराष्ट्रपति। तो ये जो सी है, ये वो स्टेटमेंट है जो क्वालिफाई नहीं करता किसी को वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, ये प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफाई करता है। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल। ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल। अब हमारे पास आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वैसे तो यार छोटी छोटी कंडीशंस बहुत सारी है। अब तुमको कोई बोलेगा सर दिवालिया नहीं निकालना चाहिए उसके पास कुछ एसेट्स होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। फिर तो एक कंडीशन ये भी है कि क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, और अगर है और पनिशमेंट मिली है तो 2 साल से अगर कम की पनिशमेंट मिली है, 2 साल से कम की जेल मिली है, तब तो ठीक है। अगर 2 साल उससे ज्यादा की मिली तो आप एलिजिबल ही नहीं हो इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी कंडीशंस है, पर मेन कंडीशंस ये है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नो पर्सन shall be eligible for election as vice president unless he is citizen of India, has completed the age of 35 years and is qualified to be elected as a member of Council of State। भाई एक बात बताओ, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्य ना हो। मतलब सीधी बात है कि कोई भी ऐसा इंसान जो उपराष्ट्रपति के पद पर जाना चाहता है, उसे भारत का नागरिक होना जरूरी है, उसकी 35 वर्ष की आयु पूरी होनी जरूरी है, और वो राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा के सदस्य के रूप में
चुने जाने के लिए योग्य होना चाहिए, मेंबर नहीं होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। ये सब लिखा है आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 में ही तो है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में तो बात हो रही है यहां पे। तो आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और तुम सब जानते हो बाकी आर्टिकल्स में क्या है, मैंने तुम्हें बताया 63 में क्या है, देयर शेल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 64 में क्या है भाई बताओ, 64 में क्या है, अभी तो बताया था तुम लोगों को। 64 में बताया था ना कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा के कौन बनेंगे, उपराष्ट्रपति। तो 63 में लिखा हुआ है देयर शेल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। और 64 में वाइस प्रेसिडेंट क्या है, वाइस प्रेसिडेंट साथ ही साथ, वाइस प्रेसिडेंट होने के साथ साथ क्या है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और 65 में क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस को निभाएंगे। और तुम्हें पता है कौन कौन सी सिचुएशंस में, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, प्रेसिडेंट रिजाइन कर दें, प्रेसिडेंट को इंपीच कर दिया जाए, तो वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस को निभाएंगे। 2-3 कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो आर्टिकल 66 में है इलेक्शन की बात। नेक्स्ट देखो भाई ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है और थोड़ा सा उस टाइम का है जिस टाइम 2017, 18, 19 वाला जब तैयारी चल रही थी लोगों की। हु वॉज द यूपीए कैंडिडेट, यूपीए कैंडिडेट मतलब कांग्रेस और उससे गठबंधन की तरफ से, हु वॉज द यूपीए कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन द 2017 इलेक्शन। तो जब 2017 में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए थे, जब वेंकैया नायडू जी वाइस प्रेसिडेंट बने थे, उस टाइम पर कांग्रेस और उसके अलायंस के तरफ से कौन आया था वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, कौन खड़ा हुआ था? तो याद रखना, गोपाल कृष्ण गांधी। गांधी जी के ही परिवार से हैं, गांधी जी के ही परिवार से हैं गोपाल कृष्ण गांधी, उन्हीं के डिसेंडेंट हैं, उन्हीं के वंशज हैं। गोपाल कृष्ण गांधी को एम वेंकैया नायडू जी की अगेंस्ट में खड़ा किया था, गोपाल कृष्ण गांधी को। ठीक है, गोपाल कृष्ण गांधी को। तो याद रखना गोपाल कृष्ण गांधी। और ये इलेक्शंस हुए थे 5 अगस्त 2017 में। तो एनडीए की तरफ से, यानी कि बीजेपी और उसके गठबंधन की तरफ से वेंकैया नायडू जी थे, और यूपीए की तरफ से यानी कि कांग्रेस और उसके गठबंधन की तरफ से गोपाल कृष्ण गांधी थे। पर वेंकैया नायडू जीते और हमारे 13वें वाइस प्रेसिडेंट बने। तो बेटा सबको ये छोटे से टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं और जितना हम जान सकते थे यहां से, तुम्हें समझ में आया इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्शन। बार बार इलेक्शन वाला सवाल आया है वाइस प्रेसिडेंट का, तो अच्छे से करके जाना है। इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको इसमें नहीं करने, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना ऐसे टॉपिक में। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। चलो तो इतना हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया है। प्रणाम माही, प्रणाम। तो बेटा आप ध्यान से सुनो मेरी बात। अब ऐसा करते हैं, हमारी ज्योग्राफी की क्लास है, फटाफट से मिलो। ठीक है, फटाफट से मिलो वहां पर। एक बार श्रुति लेक्चर नंबर बता दो बेटा, लेक्चर नंबर बताओ, ऐसे पता नहीं चलेगा। लेक्चर नंबर बताओ श्रुति, लेक्चर नंबर बता दो। गायत्री कौन सी बात है बेटा? श्रुति ओके 61 ना, ठीक है 61, ठीक है। चलो बेटा
थैंक यू थैंक यू। कौन सी रिवोल्ट वाली भाई? अभी तक नहीं आई है? मैं बोलता हूं, टीम को बोलता हूं, रिवोल्ट वाली पीडीएफ अभी डलवाता हूं, अगर नहीं डाली है तो मेरी तरफ से निकल चुकी है, रिलीज हो चुकी है, ठीक है, मैं बोल देता हूं। चलो बेटा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं ज्योग्राफी क्लास में।